नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। खबर हरियाणा के नांगल चौधरी से है, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल नांगल चौधरी के गांव मेगौत बीजा में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बिजली की तारें नीचे होने के कारण टाटा 407 गाड़ी टच हो गई और गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिसमें 3 बाल बचे और एक की मौके पर करंट लगने से मौत हो गई है। टाटा 407 गाड़ी में सहगल फाउंडेशन के विज्ञापन के बोर्ड लदे हुए थे और कारिंदे उन्हें क्षेत्र में लगाने का काम करने जा रहे थे। मृतक शमशेर सिंह भी फाउंडेशन में ही मजदूरी का काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही नांगल चौधरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन खबर लिखे जाने तक ग्रामीण और परिवारजन फाउंडेशन के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर शव नहीं उठाने दिया गया। मैं बैठा था जी और ये खड़ा था, ये वाला तार गलेगा तो ये मेरे से पहले उतरेगा। मैं उतर वाला तो कुछ मेरे भी झपट लगी, ये दोबारा वापस एक झोंक होगा बेड का, यो पड़ेगा तार नीचा से। रहे थे आप? हम ये बोर्ड गार्डन के लिए जा रहे हैं। सहगल फाउंडेशन कंपनी का कोई वर्क हो रहा था, उसमें लेबर वर्क में आए थे ये वर्कर, उनके द्वारा ये काम हुआ। ना तो इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विभाग का कोई आ रहा, बिजली महकमे का, और ना उस कंपनी के आदमी आ रहे। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से सब यहाँ से डिस्टर्ब होकर भाग गए, छोड़ के उसको अकेले को। बोर्ड के बिजली सहगल कंपनी के जितने वो नीचे तार लगने के कारण से हुआ यह हादसा। भाई आज हमें सूचना मिली थी कि गांव मेगौत के पास, मेगौत बिंजा के पास गाड़ी में आग लगी हुई है, जिसमें आदमी जलने लग रहे हैं। जिस सूचना पर हम यहाँ पहुँचे तो आग बुझ चुकी थी। एक आदमी की मृत्यु हो चुकी थी करंट लगने से, जिस बारे में परिजन आए हुए हैं, जिन्होंने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है। शिकायत के जो परिजन दरखास्त देंगे उसी हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान के नेतृत्व में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के चलते जनता के आह्वान पर किसान, मजदूर वर्ग और व्यापारियों ने एसडीएम रोहतक के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने बताया कि 18 मार्च को किसान यात्रा हांसी से रोहतक की ओर होते हुए टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेगी। किसानों की और मजदूर वर्ग की पैदल यात्रा रहेगी। किसानों और मजदूर वर्ग का बहुत बड़ा जत्था इनके साथ होगा। हांसी से चलकर सीधे रोहतक में शीतला माता मंदिर के पास बंगला साहिब गुरुद्वारा में रुकेंगी। 19 तारीख को सभी देश की मंडियों में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि अब मंडियों को खत्म किया जा रहा है। इसके विरोध में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके साथ साथ 23 मार्च को मकड़ौली टोल प्लाजा पर शहीद आजम भगत सिंह की शहीदी दिवस मनाया जाएगा और 28 मार्च यानी होली के दिन कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाकर होली मनाई जाएगी। देखो, जो हमारे पास संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश था अगर 15 तारीख को डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के जो दाम सरकार ने बढ़ाए हैं उनको वापस ले ले, और इस विषय में हमने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंप दिया है। और जी आगे का जो हमारा 6 महीने का पूरा टारगेट है वो हमारे बुजुर्गों ने बता दिया आपको। अगर 28 तारीख तक हमारे ये प्रोग्राम है। हाँ, 23 तारीख को ये मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूँ, 23 तारीख को शहीदी दिवस के ऊपर है, शहीद भगत सिंह के उसके ऊपर एक रोहतक के अंदर भी इतना बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा कि सरकार की कूनल करे जाएंगी। जब तक ये काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी ना, तब तक किसान अपने आंदोलन को मजबूत करने में लगे रहेंगे। आज हमने जो ज्ञापन दिए हैं एसडीएम साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जियों को, एक तो जो ये ट्रेड यूनियनों का प्रोग्राम इन्होंने काले कानून के खिलाफ भी लिया है, जो 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे की जो कर दी, और निजीकरण के खिलाफ, और जो बैंका की हड़ताल है 2 दिन की, किसान सभा ने कई संयुक्त मोर्चे ने उनका समर्थन किया है। और ये जो पेट्रोल के, डीजल और गैस जो आसमान में छू रहे हैं, इनकी कीमत कम से कम आधी करी जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल के रेट है बहुत डाउन है। प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने जिलावासियों से आह्वान किया है। आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर कोरोना के नए स्ट्रेन को हराना होगा। उन्होंने कहा कि हम सबको फिर से सही से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी को बनाए रखने, हाथों को धोने और सैनिटाइज करने के मंत्र को फिर से अपनाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना जाएं, और अगर जाएं तो मास्क जरूर पहन कर जाएं, क्योंकि ये काफी हद तक कोरोना से बचाव कर सकता है। इसके अलावा
हाथ धोने और सुरक्षित शारीरिक दूरी जैसे नियमों का पालन भी करते रहें। वैक्सीनेशन को लेके इंतजाम पूरे हैं प्रशासन के। अपने ज़िले में 169 सेशन साइट्स हैं जहां पे प्रतिदिन 100 लोगों को वैक्सीनेट करने का इंतज़ाम है। यानी कि हम हर रोज़ अपने ज़िले में करीब 17,000 लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, बशर्ते कि लोग इतनी संख्या में सामने आए। क्योंकि पीछे रुझान लोगों का कम दिखा था, उसके लिए हमने कुछ स्पेशल ड्राइव्स भी चलाई और अभी लोग थोड़ा बहुत आना आगे शुरू हुए हैं। अभी 50+ और मॉर्बिड लोगों को भी इसमें ले लिया गया है। प्री रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है। कोविन पे लोग जाएं, ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन वहीं हो जाता है और वैक्सीन लग जाती है। और हमने मीटिंग करके अपने सभी सरकारी विभागों के जो कार्यालय अध्यक्ष हैं यहाँ पे, सीनियर ऑफिसर्स, उन सभी को भी ताकीद की है कि वो लोगों को मोटिवेट करें और वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि अभी तीसरी वेव भी कोविड की आ गई है। अपने शहर में भी 5-6 केस आने लगे हैं, तो उससे बचने के लिए ये एक तरीका है। प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है, लेकिन अब लोग इसको लेकर सचेत हो चुके हैं और लोगों ने अपने घरों से निकलकर टीकाकरण करवाने के लिए मैना गांव में लगे कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचकर टीकाकरण करवाया। जिला प्रशासन ने भी कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत लोग सजग रहें और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आसपास लगने वाले कैंप में पहुंचे और वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि कोरोना से जड़ से खत्म किया जा सके। आज मैना गांव में कोरोना वैक्सीन के लिए टीकाकरण करवाया गया हमारे शिव मंदिर में, जिसमें हमारी डॉक्टर सुशीला और प्रतिभा ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें हमारे गांव के नौजवानों ने सहयोग दिया, जिसमें काला मायना है, और हमारे 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़ कर टीकाकरण में भाग लिया। आज मायना गांव में कोरोना महामारी को देखते हुए कैंप लगाया गया, जिसमें बुजुर्ग महिला बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। डॉक्टरों का हम धन्यवाद करते हैं जो बड़ा सहयोग कर रहे हैं, और आशा वर्कर का भी हम धन्यवाद करते हैं जो बुजुर्ग महिलाओं को घर घर से निकाल कर ले आ रही हैं, टीके लगवा रही हैं। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। खबर रोहतक से है, जहां पर नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता अशोक डुलगच जिला प्रधान द्वारा की गई। बैठक में नगर निगम रोहतक में आउटसोर्स के पद पर लगे विभिन्न पदों के कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें सफाई कर्मचारी, फायरमैन, डीईओ, हेल्पर और अन्य पदों के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। बैठक में जिला प्रधान अशोक डुलगच द्वारा बताया गया कि आयुक्त नगर निगम रोहतक द्वारा आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों को पिछले 2 सालों से डीसी रेट नहीं दिया गया और बार बार कर्मचारियों को हटाने की धमकी दी जाती है, जबकि पूरे प्रदेश में नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम और अन्य विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी को जारी किया गया कि डीसी रेट दिया जा रहा है, जो कि सीधा सीधा कर्मचारियों का शोषण है। आज नगर निगम कर्मचारी यूनियन द्वारा नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिस बैठक में नगर निगम में लगे आउटसोर्स के जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने भाग लिया तथा हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी ने भाग लिया। बैठक में मुख्य विषय यही था कि आउटसोर्स के कर्मचारी उनको पिछले 2 वर्षों से डीसी रेट नहीं मिला है, उसके विरोध स्वरूप बैठक में निर्णय लिया गया है कि जब तक आयुक्त महोदय या नगर निगम प्रशासन द्वारा बातचीत नहीं की जाएगी या इनकी मांगों के बारे में कोई समाधान नहीं निकाला जाता, जब तक प्रत्येक दिन सभी कर्मचारी इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण किए जाने के मामले में अब कर्मचारियों में जो रोष था वो अब खुलकर सामने आने लगा है। दरअसल बैंकों के निजीकरण को लेकर आज बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। रोहतक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर सैकड़ों की संख्या में बैंक कर्मचारियों ने सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और कर्मचारियों का कहना है कि सरकार प्राइवेट घरानों को बैंकों को सौंप रही है, जो कि किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इस निजीकरण को अगर ये सरकार वापस नहीं लेती तो बैंक कर्मचारी, जो कि आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं, वो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल का रूप दिया जाएगा। ये जो 2 दिन की हड़ताल हम कर रहे हैं, ये सरकार की नीतियों के खिलाफ है। सरकार बैंकों को प्राइवेट करने की बात कर रही है
इससे पहले सरकार धीरे धीरे स्टेप ले रही है। पहले बैंकों का मर्जर किया, उसके बाद बैंकों के ऊपर सरकारी नीतियाँ थोपी गई, जिनको पूरा कराने का दायित्व सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंकों को दिया गया, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं, जिसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सिर्फ हम जनता की सेवा करने के लिए वो काम कर रहे हैं। जैसे कोविड के टाइम पे हमने पैसा बांटा, लेडीज़ के खातों में 500 रुपये आए। वो सब काम जो अनप्रोडक्टिव हैं, जिनमें बैंक की कमाई नहीं है, वो काम बैंकों के थ्रू करवा रहे हैं। और उसके बाद जो प्रोडक्टिव काम है, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो प्राइवेट बैंकों को दिए जा रहे हैं। सरकारी बैंकों की संख्या 29 से घटा के 12 कर दी गई है, जबकि प्राइवेट बैंकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और वो प्राइवेट बैंक जो धीरे धीरे फेल हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जैसे, बैंक ऑफ पंजाब जैसे बैंक बंद हो चुके हैं। तो जनता का पैसा बेसिकली स्टेक पे है और हम इन्हीं नीतियों के खिलाफ ये स्ट्राइक करने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा बुजुर्गों को दिया जाने वाला सम्मान भत्ता या बुढ़ापा पेंशन अब सरकार उन बुजुर्गों से ही रिकवर करने की फिराक में है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1964 जब संयुक्त पंजाब था, तभी से ही बुजुर्ग सम्मान भत्ता शुरू किया गया था। उस समय 65 साल से अधिक उम्र की आयु वाले बुजुर्गों को 15 रुपये ये भत्ता दिया जाता था, जिसके बाद हरियाणा में 17 जून 1987 से 100 रुपये सम्मान भत्ता कर दिया गया। ये सम्मान भत्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल द्वारा किया गया था। उसके बाद 1991 में इसके लिए बुजुर्गों की आयु 60 वर्ष तय कर दी गई थी, लेकिन इसमें वार्षिक आय 2 लाख से कम निर्धारित की गई थी। साथ ही 2016 में 7वें वेतन आयोग के बाद वेतनधारियों और पेंशनधारियों की आय में बढ़ोतरी के चलते अभी सरकार बुढ़ापा सम्मान भत्ता को इन बुजुर्गों से वापस लेने की फिराक में है। दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ विनीत। और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा बुजुर्गों को दिए जाने वाला सम्मान भत्ता, उसमें एक नया पेच आ गया है। इस मामले पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन जगबीर मलिक जी। इनसे करेंगे बातचीत। जी मलिक साहब, नमस्कार जी। क्या मामला? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मामला ये है कि जब से हरियाणा बना है, हरियाणा में बुजुर्गों को जो पहले 65 साल आयु थी, फिर 1991 में 60 साल की आयु के बुजुर्गों को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको वृद्ध अवस्था सम्मान भत्ता सरकार की तरफ से जारी किया गया था। अभी एक नया पेज सरकार की तरफ से या कई अधिकारियों की तरफ से डाल दिया गया है कि जिसके परिवार में, जो अभी ये परिवार आईडी जमा करवा रहे हैं उनकी, उसमें परिवार में कोई दूसरा पेंशनधारी है या तनख्वाह लेने वाला सदस्य है और उस परिवार में कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष है, तो उसको पीछे तक की, क्योंकि अभी इनकम वो 2 लाख से ज़्यादा होगी, क्योंकि 1/16 से जो 7वां पे कमीशन आया है उससे काफ़ी जो है ना हाइक आई है, उनका वेतन या पेंशन बढ़ी है। उसके कारण उसमें एक पेंच आ गया है कि वो इनकम 2 लाख से ऊपर चली गई। तो 2 लाख से ऊपर जिस परिवार की इनकम चली गई, उसमें जो भी बुजुर्ग पेंशन ले रहा था, बुढ़ापा सम्मान भत्ता ले रहा था, उनकी डिपार्टमेंट की तरफ से, परिवार कल्याण विभाग की तरफ से 2-2 लाख रुपए तक की रिकवरी आ गई। अभी वो बताओ बूढ़ा आदमी कहाँ से देगा? फिलहाल के लिए इतना ही। अब जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।